हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स का सीरीज चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम एंड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस देखा था। ओके, इसके आगे आज देखते हैं। ठीक है, आज आपका सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपका सेकेंड चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। देख लेते हैं थोड़ा सा हीट ट्रांसफर। इसके बारे में आप लोग जानते हैं हीट ट्रांसफर, और मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा बताया था। हीट ट्रांसफर क्या होता है? जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर होगा। और ये हीट ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी में होगा? तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा नेचुरली। ठीक है, कब तक होगा? तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, इसका मतलब है कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो हीट ट्रांसफर क्या है? इट इज बेसिकली द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is known as heat transfer। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट ट्रांसफर होगा उसे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसे हम लोग हीट ट्रांसफर कहेंगे। ओके, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा चीज को समझते हैं अच्छे से डिटेल में। देखिए, मैं यहां पर आपको दो सिस्टम दिखा रहा हूं। और एक सिस्टम मान लीजिए ये वाला है। ध्यान से देखिए, काफी आसान चीज है। और इस दोनों सिस्टम में मान लीजिए मैंने वाटर रख दिया है। ठीक है, इसमें आपका वाटर रखा हुआ है। इसमें भी आपका वाटर है। चलिए देखिए, अब इस दोनों सिस्टम में मान लीजिए वाटर का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, Ti इनिशियल टेम्परेचर इसका, और इस सिस्टम का भी इनिशियल टेम्परेचर सेम है। ठीक है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है बट दोनों का मास अलग अलग है। वाटर का मास m1 और इसका मान लीजिए m2, दोनों का मास डिफरेंट है। ओके, और फिर ये बता दिया गया कि m2 ज्यादा है m1 से, यानी सेकेंड सिस्टम में जो वाटर आप लिए हैं उसका क्वांटिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा है। बट दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है जी? सेम है। इनिशियल टेम्परेचर फॉर 1 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर फॉर 2। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये आपका फर्स्ट सिस्टम, ये आपका सेकेंड सिस्टम। अब आपको बोला गया कि बाबू इस दोनों सिस्टम में वाटर का फाइनल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कह रहा है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर हीट सप्लाई करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं लेट। और आपसे बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा, फाइनल टेम्परेचर फॉर 1 और फाइनल टेम्परेचर फॉर 2, ये बोल दिया 40 डिग्री सेल्सियस लाना है।
मान लीजिए ना 40 डिग्री सेल्सियस आपको लाना है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर हमें 40 लाना है, दोनों ही सिस्टम का सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा जी, तो आप बोलेंगे सर इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ही सिस्टम में हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। अब आपको यह बताना है कि किस सिस्टम में ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दोनों सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, फाइनल टेम्परेचर भी हमें सेम लाना है, लेकिन दोनों सिस्टम का मास अलग अलग है, दोनों सिस्टम में जो वाटर का क्वांटिटी है वो अलग अलग है। तो सोचिए आप क्या होगा यहां पर, ठीक है, आप सोच के बता सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस सिस्टम में वाटर का क्वांटिटी कम है, ठीक है, उसको हीट कम चाहिए। बट जिस सिस्टम में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है उसे ज्यादा हीट चाहिए, तब जाके फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा 40 डिग्री सेल्सियस। यदि आप दोनों सिस्टम में सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो पाएगा। तो जिस सिस्टम में वाटर ज्यादा होगा उसमें आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाए। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि Q2 ज्यादा होगा Q1 से, Q2 ज्यादा होगा Q1 से जी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज मास ज्यादा है, M2 ग्रेटर देन M1, इसीलिए ऐसा हुआ है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। मास ज्यादा है तो ज्यादा हीट उसको चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, ज्यादा मास था तो ज्यादा हीट चाहिए, कम मास था तो कम हीट उसको मिला है। इसका मतलब क्या है, हेंस आप क्या बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। कब, तो जब इफ डेल्टा टी इज सेम, इफ डेल्टा टी इज सेम, ये आपको बोलना पड़ेगा। डेल्टा टी इज सेम का मतलब क्या है, तो फर्स्ट वाले के लिए डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, जितना फर्स्ट सिस्टम के लिए टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस सेकेंड वाले के लिए है, सेम है ना। यहां पर इस सिस्टम के लिए फर्स्ट सिस्टम के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है जी, इनिशियल 10 है, फाइनल 40 है, तो 30 हुआ, 30 डिग्री। सेकेंड सिस्टम के लिए भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा तो उस टाइम हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, अब मैं फिर से आपको यहां पे दो सिस्टम दिखा रहा हूं। ओके, दोनों में आपका मान लीजिए फिर से वाटर है, लेकिन अब क्या है, अब दोनों में वाटर का क्वांटिटी सेम है, मास सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, मास अब सेम है। ओके, अब देखिए यहां पे मास सेम है। चलिए इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti, इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti मान लेते हैं सेम है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सिस्टम, दिस इज सेकेंड सिस्टम। तो आपको बोल दिया गया कि बाबू इनिशियल टेम्परेचर जो फर्स्ट सिस्टम का है वही इनिशियल टेम्परेचर सेकेंड सिस्टम का है। तो आप इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए ना 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब कह रहा है कि इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर फॉर 1 ये आ गया 50 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर फॉर 2 ये आ गया मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका फाइनल टेम्परेचर TF
TF। अब यहां पर आप देखिए, फर्स्ट सिस्टम में इनिशियल टेम्परेचर 20 था बट फाइनल 50 है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, सेकेंड सिस्टम का इनिशियल 20 है बट फाइनल 70 है, तो कितना टेम्परेचर राइज किया है? आप बोलेंगे सर 50 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। यानी फर्स्ट सिस्टम के लिए माय डियर सेकेंड सिस्टम के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस है एंड फर्स्ट सिस्टम के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस। और आप दोनों सिस्टम में चूंकि हीट सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई करेंगे तभी तो टेम्परेचर राइज होगा। तो ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इस दोनों हीट ट्रांसफर में कौन सा हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा? सोचने की बात है, बस सोचिए। ठीक है, दोनों सिस्टम में वाटर सेम क्वांटिटी में है, सेम क्वांटिटी। ठीक है, और एक सिस्टम में आप देख रहे हैं कि वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस राइज किया है और एक सिस्टम में वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। तो किसमें ज्यादा हीट आप दिए होंगे, सप्लाई किए होंगे? तो सोचने की बात है सेकेंड सिस्टम में दिए होंगे, क्योंकि सेकेंड सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस 50 है, 50 राइज किया है। इसका मतलब है कि सेकेंड सिस्टम में हम लोगों ने ज्यादा हीट ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम का मास सेम है। और फर्स्ट सिस्टम में चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो उसमें हम लोग कम हीट सप्लाई किए होंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब है, सबसे पहले लिख दीजिए Q2 ग्रेटर देन Q1 यहां पर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है जी? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस फॉर 2 होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस फॉर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर 1, इसीलिए ऐसा होगा। तो क्या आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा? बोल सकते हैं ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो कम हीट सप्लाई करना होगा। जैसे डेल्टा T2 ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, Q2 ज्यादा हो गया। डेल्टा T1 कम है तो Q1 कम हो गया। तो ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लेकिन फिर यहां पर क्या बोलना है? इफ मास इज कांस्टेंट, ये भी बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यदि मास कांस्टेंट नहीं है माय डियर, तब जरूरी नहीं है कि हीट टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको मास कांस्टेंट बोलना ही पड़ेगा। यदि किसी सिस्टम में, दो सिस्टम में क्वांटिटी सेम है, मास ऑफ द सब्सटेंस सेम है, तो वहां पर जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक बार मैंने क्या बताया इसके पीछे, यदि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हीट ट्रांसफर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मैंने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, मास अलग रखा मैंने। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर एक बार मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट केस में आपका टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट था, मास वेरी कर रहा था। अब इसे मैंने क्या किया, मास को कांस्टेंट रख दिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोगों ने चेंज कर दिया, और दोनों ही केस में आप देख चुके हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आपने पढ़ा। ऐसा कब होगा? इफ डेल्टा T इज कांस्टेंट, ये पढ़ा आपने। फिर आपने क्या पढ़ा, Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और ऐसा कब होगा? जब सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा, इफ मास इज कांस्टेंट। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। ठीक है, कंबाइनिंग, आप दोनों ही चीज को कंबाइन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? सो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T, m डेल्टा T हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा
तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सी यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी डेल्टा टी। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, C इज स्पेसिफिक हीट। ओके, अब इसके आगे देखते हैं, और ये आपका हीट का फॉर्मूला हो गया, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, इसे आप याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए किसी सिस्टम में मान लीजिए 1 kg का सब्सटेंस है, 1 kg, ठीक है, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए यूनिट है। यूनिट बोलने का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बोलिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए टेम्परेचर डिफरेंस, या आप इसको 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आप लिखेंगे तो वहां पे यूनिट में डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। अब देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसका मास हम लोगों ने 1 kg ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे कितना हीट चाहिए, सोचिए, किसी बर्तन में आपका 1 kg वाटर है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब उस वाटर का टेम्परेचर 21 करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। 21 करने के लिए हमें उस वाटर में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं, एम सी डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू मास 1 kg है, C इंटू डेल्टा टी भी 1 है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू क्या हो गया जी, C। यानी स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाएगा जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने 1 kg सब्सटेंस को प्रोवाइड किया है ताकि उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो जाए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, C बराबर Q है ना, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो गया टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ओके, तो यही आपका स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन हो गया। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्पेसिफिक हीट is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance। unit mass बोलने का मतलब 1, unit mass of substance by unit temperature difference, by unit temperature difference। यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है जी, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 1 केल्विन बोलिए। तो ये जो हीट सप्लाई आप कर रहे हैं ना सिस्टम में, यही हीट सप्लाई स्पेसिफिक हीट के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब मास 1 kg होगा और टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो उस टाइम आप सिस्टम में जितना हीट सप्लाई करेंगे वही स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। ओके, चलिए अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट का यूनिट बता दे रहा हूं, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q डिवाइड बाय
m इंटू डेल्टा टी होगा, यही लिखेंगे आप। Q क्या है? Q है आपका हीट ट्रांसफर, इसे आप जूल या किलो जूल में भी लिख सकते हैं, तो किलो जूल डिवाइड बाय मास का यूनिट क्या होगा? केजी, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होगा? केल्विन, यानी C का यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन हो गया। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया, ये आप याद रखेंगे। थ्योरी में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक हीट क्या है, ये आपने देख लिया। चलिए अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं। और हाँ, ये टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस को आप 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, कैसे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डिग्री सेल्सियस या केल्विन कुछ भी लिख दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं? आप बोलेंगे सर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यदि दोनों डिग्री सेल्सियस में है, ये भी मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में है, ये भी डिग्री सेल्सियस में है, ये डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस, तो T2 माइनस T1 का जो वैल्यू निकालेंगे आप, वो भी डिग्री सेल्सियस में होगा। ओके, चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा केल्विन में निकाल के देखते हैं। T2 माइनस T1 है जी, एक सेकेंड, अब इसको थोड़ा केल्विन में चेंज करके हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो इसे आप जब केल्विन में चेंज कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा? T2 प्लस 273 करना पड़ेगा, T2 प्लस 273। अब ये केल्विन हो गया जी, माइनस T1, इसे भी आप चेंज करेंगे केल्विन में, तो क्या लिखना पड़ेगा? T1 प्लस 273। अब देख लीजिए आप, सो T2 प्लस 273 ये बाहर ले आइए, तो माइनस T1 माइनस 273। देखिए कुछ भी फर्क पड़ा क्या? आप 273 ऐड भी कर दिए तो उससे कोई फर्क पड़ा जी? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, बट यूनिट चेंज हो जाएगा, अब केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकालिए चाहे केल्विन में निकालिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जी। T2 माइनस T1 वहां भी, T2 माइनस T1 यहां भी, क्योंकि डिफरेंस है ना। 273 आप दोनों में ऐड करेंगे तो वो दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने देखा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव वन स्पेसिफिक हीट। सॉलिड और लिक्विड के पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, जिसे हम लोग जनरली C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है तो उसका एक ही स्पेसिफिक हीट होगा, जिसे आप C से डिनोट करेंगे। ओके, गैस का दो स्पेसिफिक हीट होता है, Cp एंड Cv। ठीक है, बट गैसेज हैव टू स्पेसिफिक हीट। कौन कौन सा होता है? Cp एंड Cv, दो स्पेसिफिक हीट गैस का होता है। Cp को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो गैस के पास दो स्पेसिफिक हीट होगा, बट सॉलिड एंड लिक्विड का एक ही स्पेसिफिक हीट होगा। अब देखिए, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछ देता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रहता है। तो देखिए किस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल रहेगा।
ठीक है, जैसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कोई सिस्टम में एक सब्सटेंस है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में मान लीजिए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, चाहे ऑयल होगा, वाटर होगा, कुछ भी होगा, तो आपको स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, मास भी दिया रहेगा जी, उसका मास भी दिया रहेगा। अब क्या बोलेगा कि इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है कुछ बोल देगा, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, और फिर बोलेगा कि आखिर इसमें हम कितना हीट सप्लाई करें, आखिर इसमें हम कितना हीट सप्लाई करें ताकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है और आप फटाक से यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, mc डेल्टा टी, निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा यहां पर बात करेंगे, जो गैस का दो स्पेसिफिक हीट होता है Cp एंड Cv, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। Cp और Cv में बड़ा कौन होगा, ठीक है, छोटा कौन होगा, दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है, ये हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। एक है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, दो सिस्टम ले रहा हूं मैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम और एक आपका कांस्टेंट प्रेशर ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देके चलना है। एक ये सिस्टम है और आपका एक ये सिस्टम है। ये पिस्टन है, ये भी आपका पिस्टन, ओके। अब देखिए यहां पे, अब इसके अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस है, लेकिन फर्स्ट फिगर जो मैं बना रहा हूं ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये यहां पे देखिए, ये अरेंजमेंट लगा दिया गया है ताकि ये पिस्टन मूव ना कर पाए, ठीक है। ये पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, ना ही ऊपर जा पाएगा ना ही नीचे जा पाएगा, क्योंकि वहां पर स्टॉपर लगा दिया गया है, तो ये मूव नहीं कर सकता है। सो ये आपका क्या हो गया जी, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम। और सेकेंड फिगर में देखिए, पिस्टन फ्री है, पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है, पिस्टन मूव कर सकता है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको बताया था ये किसका एग्जांपल होगा, कांस्टेंट प्रेशर का। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं। मान लीजिए इस सिस्टम में इनिशियल टेम्परेचर Ti है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर Ti, ओके। अब इसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका QV। QV का मतलब क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, और QP क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग कितना हीट सप्लाई किए। फिर यहां पर क्या बोला गया कि बाबू देखो फाइनल टेम्परेचर सेम रखना है, फाइनल टेम्परेचर को सेम रखना है, TF, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होना चाहिए, एंड दोनों का मास भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों सिस्टम में इनिशियल टेम्परेचर सेम था और फाइनल टेम्परेचर भी कह रहा है सेम रखना है, सेम, ठीक है। तो बताओ दोनों हीट ट्रांसफर का क्या रिलेशन होगा। इसमें हमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर सेम रहे, फाइनल टेम्परेचर सेम रहे। आई होप कि ये आप समझ गए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जांपल ले लीजिए ना, मान लीजिए ना इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए दोनों का सेम है, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, ओके।
फाइनल टेम्परेचर जो है माय डियर 1 के लिए और 2 के लिए कह रहा है दोनों का सेम रहना चाहिए। मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस हमें लाना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया, ये आपका सेकंड फिगर हो गया। चलिए अब देखिए यहां पे, तो दोनों में हमें फाइनल टेम्परेचर सेम करना है, तो किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 किलो जूल हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट मान लीजिए क्यू भी आपका 100 किलो जूल है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने क्यू भी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए आपने कितना हीट सप्लाई किया, तो आप बोलेंगे सर 100 किलो जूल सप्लाई हम लोगों ने किया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो आप हीट सप्लाई करेंगे, ये हीट किसमें यूटिलाइज होगा। आप सिस्टम को 100 किलो जूल हीट दे रहे हैं, 100 किलो जूल आप हीट सिस्टम को दे रहे हैं, तो सिस्टम इस हीट को कैसे यूटिलाइज करेगा ये आपको सोचना है। तो जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कीजिएगा तो उसमें दो ही चीज हो सकता है, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, और सेकंड क्या होगा कि सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। दो चीज होगा, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो वहां पर दो चीज होगा। पहला चीज उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, एंड दूसरा क्या है, वर्क डन वहां पर होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। यानी फर्स्ट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, एंड दूसरा होगा आपका वर्क डन। यू से हम डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। लेकिन याद कीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में पिस्टन तो फिक्स हो चुका है, तो पिस्टन तो ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, यानी इसके बाहर आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है जी, सिस्टम के बाहर कोई मोशन नहीं हो रहा है पिस्टन का। और आपने पढ़ भी चुका है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर वर्क डन तो 0 हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो वर्क डन होता नहीं है। यानी ये जो 100 किलो जूल हमने सप्लाई किया है कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में, ये पूरा का पूरा किसे मिल जाएगा जी, इंटरनल एनर्जी को मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी को मिल जाएगा। ओके, अब ये इंटरनल एनर्जी बढ़ गया ना, इंटरनल एनर्जी देखिए बढ़ चुका है। तो इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज करेगा, टेम्परेचर भी राइज करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, यदि कोई भी गैस आइडियल गैस होता है ना, तो वो उस गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का प्योरली फंक्शन होता है, ठीक है। बट रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टी का फंक्शन हो जाएगा, बट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी वो निर्भर करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर इंटरनल एनर्जी यदि किसी सिस्टम का बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर वहां पर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ के मान लीजिए कि आपका फाइनल टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, बढ़ के फाइनल टेम्परेचर पहुंच गया TF, और TF का मान कितना है जी, 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन 0 होता है। चलिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सिस्टम में 100 किलो जूल का हीट सप्लाई किया हम लोगों ने, लेकिन उसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चला गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया सिस्टम का, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ओके, चलिए अब यही 100 किलो जूल हम लोग किसको सप्लाई करेंगे, मान लीजिए इस कांस्टेंट प्रेशर वाले को, ध्यान से देखिएगा। अब यही QP आप मान लीजिए 100 किलो जूल, इसे भी हम लोगों ने 100 किलो जूल सप्लाई किया।
फर्स्ट वाले को 100 सप्लाई किए थे, तो कांस्टेंट प्रेशर वाले को भी हम लोग 100 सप्लाई करके चेक करेंगे कि टेम्परेचर राइज करके क्या 80 पहुंचता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहां भी दो चीज होगा जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब आप सोचिए, तो क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर जीरो होता है जी? नहीं होता है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? इसमें आपका वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि पिस्टन यहां पर राइज करेगा। जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया है तो पिस्टन राइज करेगा, मतलब आपको इफेक्ट दिख रहा है, तो यहां पर वर्क होगा। और वर्क कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, P इंटू V2 माइनस V1। तो यहां पर तो वर्क मिलेगा जी, इंटरनल एनर्जी भी मिलेगा। तो आप सोचिए, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो क्या हुआ था जी, पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी में चला गया था, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका यहां पे शेयर हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा हीट का। 100 किलो जूल सप्लाई आप किए हैं, तो मान लीजिए इंटरनल एनर्जी के पास 60 किलो जूल चला गया और 40 किलो जूल का वर्क डन हो गया। हो सकता है ना जी, दोनों में शेयर होगा ना, दोनों में बट जाएगा। तो 60 किलो जूल इंटरनल एनर्जी के पास चला गया और 40 किलो जूल वर्क डन में चला गया। तो आप बोलेंगे सर इंटरनल एनर्जी तो यहां भी बढ़ा है, देखिए कुछ तो गया सिस्टम के पास, 60 किलो जूल इंटरनल एनर्जी में गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सर तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ के 80 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में देखिए, जब इंटरनल एनर्जी 100 गया था, 100 मिला था उसे, तब टेम्परेचर हम लोगों ने माना कि बढ़ के 80 हो गया। जब 100 उसको मिला तब टेम्परेचर बढ़ के 80 हुआ है। यहां पर तो देखिए सिर्फ 60 मिल रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन 80 नहीं पहुंच पाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस ये नहीं पहुंच पाएगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा बट ये लेस देन TF होगा, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से ये कम होगा। तो देखिए, तो बात नहीं बना ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम चाहिए, बट देखिए यदि हम लोग सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तब जाके फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर तो आप ऐसा कीजिए कि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को आप थोड़ा ज्यादा हीट सप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए आप 150 किलो जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा हीट सप्लाई करने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जितना कांस्टेंट वॉल्यूम का बढ़ रहा है उतना ही कांस्टेंट प्रेशर का भी बढ़ना चाहिए, तब फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। तो हमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हीट दो भाग में जाएगा, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। मान लीजिए अब इंटरनल एनर्जी इसके पास 100 किलो जूल मिल गया। जब आपने 150 किलो जूल आपने सप्लाई किया है तब सिस्टम को 100 किलो जूल मिल गया, मान लीजिए ना। तो वर्क कितना होगा जी? 50। अब आप ये देख के खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? आप बोलेंगे कि सर लीजिए काम तो हो गया, इंटरनल एनर्जी इसे भी 100 किलो जूल मिल गया है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा जी? फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में भी 100 इंटरनल एनर्जी में गया था और इसमें भी चला गया है, तब आपका फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ओके, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम एंड कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में फाइनल टेम्परेचर सेम लाने के लिए हमें कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट का सप्लाई करना पड़ रहा है, ज्यादा हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। दोनों सिस्टम में मास सेम है, इनिशियल टेम्परेचर सेम है, फाइनल टेम्परेचर भी सेम रखना है, तो आपको कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। ओके, फिर यानी यहां पर QP ज्यादा हो गया QV से। फिर आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों हो रहा है बाबू?
आखिर हमें कांस्टेंट प्रेशर में ज़्यादा हीट क्यों सप्लाई करना पड़ता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में कम हीट सप्लाई क्यों करना पड़ता है? तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए सर, कांस्टेंट प्रेशर में जो हम हीट सप्लाई करते हैं ना, वो दो भाग में बट जाता है, इंटरनल एनर्जी में एंड वर्क डन में। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी रहता है, ठीक है, वर्क तो उसमें होता नहीं है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज बोलना है, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर में हमें ज्यादा हीट का सप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो आप क्या देखें, क्यूपी ज्यादा होगा क्यूवी से। ओके, क्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है? क्यू बराबर आपने पढ़ा है mc डेल्टा टी, ये पढ़ा है आपने। तो जब क्यूपी होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट सप्लाई निकालेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाएगा। उसी तरह हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां पर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे आप लिखेंगे उसको, बस यहां पे लिखिए। क्यूपी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एम सी पी डेल्टा टी। फिर क्यूबी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसल आउट, मास कैंसल आउट हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं, सो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सीपी इंक्लूड्स, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी इंक्लूड्स both internal energy and work done, both internal energy and work done, but CV includes only internal energy। CV के पास, बेचारे के पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए फिर यहां से देखते हैं, तो Cp ग्रेटर देन Cv हो गया, आप Cv को इसके नीचे ले आइए, तो Cp बाई Cv ग्रेटर देन 1, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि Cp डिवाइड बाई Cv क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और यही जो Cp बाई Cv होता है ना, इसे ही हम लोग एडियाबैटिक इंडेक्स से डिनोट करते हैं गामा, गामा ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। यानी गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp डिवाइड बाई Cv। Cp बाई Cv को हम लोग गामा बोलते हैं। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स, ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ये टॉपिक ओवर हो चुका है। अब यहां पे एक एग्जाम्पल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहां पर। एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ए सिस्टम अंडरगोज थ्री प्रोसेसेस एज शोन इन द फिगर। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपको कंक्लूजन बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि लास्ट में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा कंक्लूजन, इसी क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें फर्स्ट जो है 1-2 प्रोसेस जो है वो है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। 2-3 प्रोसेस जो है ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड 3.1 जो है ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 V2 एंड सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है नेटवर्क ट्रांसफर। नेटवर्क ट्रांसफर, ये दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए फिगर देख लेते हैं, ठीक है। पीवी डायग्राम बनाते हैं, पी भी ओके। ये आपका 1-2 प्रोसेस, 1-2 आइसोबारिक है। ये आपका एडियाबैटिक, और फिर ये प्रोसेस जो है, चलिए बन गया फिगर। दिस पॉइंट इज 3, ये आपका 3-1, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और एडियाबैटिक का इक्वेशन दे रखा है पीवी टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस 1 और 2 पॉइंट का प्रेशर दे रखा है आपको, यानी P1 इज इक्वल टू P2, ये दे रखा है आपको 400 किलो पास्कल, 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड इस 3 पॉइंट का देखिए प्रेशर दे रखा है P3 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस 1 पॉइंट पे जो वॉल्यूम है, इस 1 पॉइंट का वॉल्यूम ये आपका 1 है। V1 जो है वो है 1 मीटर क्यूब। V1 क्या है जी? 1 मीटर क्यूब। तो ये आपका फिगर है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 3 प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 प्रोसेस, सॉरी 1 2 2 3 एंड 3 1। 1 2 प्रोसेस आइसोबारिक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 2 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड 3 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपसे V2 पूछा जा रहा है, ये वाला, यहां पे कितना वॉल्यूम है सिस्टम का, ये आपसे पूछा जा रहा है V2, ओके। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क ट्रांसफर पूछा जा रहा है कि नेटवर्क ट्रांसफर यहां पर कितना होगा, ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग यहां पर कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें V2 चाहिए, ध्यान से सोचिएगा, हमें V2 चाहिए। तो इस 2 पॉइंट का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप 2 3 प्रोसेस एज्यूम कर रहे हैं, 2 3 प्रोसेस, तो उसके लिए PV का पावर 1.4 कांस्टेंट है, तो हमें वहां पर V3 चाहिए। अगर V3 मिल जाता है तो फिर V2 निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम V3 निकालेंगे। इस 3 पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है ये पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। फॉर 3 1 प्रोसेस, फॉर 3 1 प्रोसेस, 3 1 प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे आप, तो आप जानते हैं आइसोथर्मल है, मतलब PV बराबर कांस्टेंट होगा जी, PV कांस्टेंट होगा 3 1 के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि इस P इंटू V का जो वैल्यू है इस प्रोसेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। 3 पॉइंट पर भी सेम होगा, सॉरी 3 पॉइंट पर जितना होगा उतना ही 1 पॉइंट पर भी होगा, और बीच में भी आप कहीं भी पॉइंट ले रहे हैं इस प्रोसेस पर तो वैल्यू सेम रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P3 V3, ओके। सभी पॉइंट पर देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यदि आप देखेंगे तो P भी कांस्टेंट ही होगा,
P इंटू भी कांस्टेंट होगा। अब यहां से हमें क्या चाहिए जी, V3 चाहिए। तो P1 का वैल्यू मालूम है कितना, 400, V1 कितना है 1, P3 कितना है जी 100 एंड V3 हमें निकालना है। यहाँ पे यूनिट चेक करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है जी, क्योंकि देखिए P1 का जो यूनिट है वही यूनिट P3 का है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। और V1 का जो यूनिट होगा फिर लास्ट में आपको वही V3 का यूनिट हो जाएगा। तो देखिए 00 कैंसल आउट हो गया, तो V3 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर क्यूब मिल गया हमें। V3 हमें मालूम चल चुका है, 3 पॉइंट पर देखिए कितना वॉल्यूम मिल गया, 4 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है V2 कैसे निकाला जाए, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ठीक है। V2 कैसे निकाला जाए, तो वो हम किसके लिए निकालेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस 2-3 के लिए निकालेंगे। फॉर 2-3 प्रोसेस, यदि आप 2-3 प्रोसेस के लिए देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि PV का पावर 1.4 कांस्टेंट है 2-3 प्रोसेस के लिए। मतलब ये जो P इंटू V का पावर 1.4 है ये हर एक पॉइंट पर सेम होगा जी। इस प्रोसेस में कहीं भी आप कोई भी पॉइंट पर लेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, तो जितना वैल्यू इसका सेकेंड पॉइंट पे होगा उतना ही 3 पॉइंट पे होगा, P3 V3 का पावर 1.4। इसमें हमें सब पता है, बस V2 नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले V को एक तरफ ले आइए, तो V2 बाई V3 का पावर क्या हो जाएगा जी 1.4 इज इक्वल टू P3 बाई P2, P3 बाय P2, V2 डिवाइड बाय V3 का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है 4 इज इक्वल टू P3 कितना दिया हुआ है जी 100 डिवाइड बाय P2 कितना है 400 और इसका पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ देखिए 1.4 है तो ये मैं उस तरफ भेज दे रहा हूं, तो 1/1.4, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं बस आपको वैल्यू बता दे रहा हूं, ठीक है, आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए V2 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1.486 मीटर क्यूब। यहां से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो V2 का वैल्यू आ गया 1.486 मीटर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, V2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क ट्रांसफर। इस पूरे सिस्टम में कितना नेटवर्क ट्रांसफर होगा, तो नेटवर्क ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, सिस्टम में 3 प्रोसेस हो रहा है तो तीनों प्रोसेस का वर्क निकाल लेंगे, तीनों प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा नेटवर्क ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन नेटवर्क निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जितना 1-2 प्रोसेस में वर्क होगा प्लस जितना 2-3 प्रोसेस में होगा प्लस जितना 3-1 प्रोसेस में हो, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा नेटवर्क ट्रांसफर निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वर्क ट्रांसफर निकालेंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं। फॉर 1-2 प्रोसेस, 1-2 प्रोसेस के लिए देखिए PV, ये आपका प्रोसेस 1-2, दिस इज योर 1-2 प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इसके लिए आप वर्क कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि PV डायग्राम पे किसी भी प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर निकालना हो तो आप उसको वॉल्यूम एक्सेस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए और ये जो एरिया होगा यही एरिया आपका वर्क होगा। तो W12 आप क्या लिखेंगे, तो जानते हैं फॉर्मूला आप, P इंटू V2 माइनस V1। यहां पर वॉल्यूम V2 है, यहां पर वॉल्यूम V1 है और यहां का प्रेशर P1 P2 दोनों बराबर है। और वो वैल्यू कितना है जी, देखिए 400 है ना, 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 अभी अभी आपने निकाला है 1.486 माइनस V1 कितना था 1। थोड़ा सा यूनिट चेक कर लेते हैं, 400 का यूनिट क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और ये अंदर में क्या है, V2 माइनस V1 है, यानी वॉल्यूम का ही होगा। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गया, तो किलो न्यूटन मीटर, दैट मीन्स क्या हो गया, किलो जूल हो गया, किलो जूल हो गया ना। तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 400 इंटू 0.486 किलो जूल। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इतना आ जाएगा 194.4 किलो जूल, यानी W12 हमें मिल गया। W12 कितना मिला जी, 194.4 किलो जूल, ठीक है। यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में इतना वर्क ट्रांसफर वहां पर होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं 2-3 प्रोसेस के लिए। और 2-3 प्रोसेस जो कि आपका एडियाबैटिक है, तो उसमें कितना वर्क ट्रांसफर होगा ये आप देख लीजिए। छोटा सा फिगर बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि बार बार बड़ा बड़ा ही फिगर रहे। ये 0.3 है और ये पॉइंट आपका 2 है, और ये क्या है, एडियाबैटिक, पी भी का पावर 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेम वही चीज, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, आप इसका एरिया निकालने में तो आपको बहुत दिक्कत होगा, तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये वाला एरिया ही वर्क डन होगा, ये वाला एरिया ही क्या होगा, तो इसे आप बोलेंगे W23 होगा। दिस इज W23, और ये आपका यहां पर क्या था, W12, ठीक है, ये W23 है। तो यहां पर वर्क कितना होगा, देखिए W23, याद कीजिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P1 V1 माइनस P2 V2 बटे गामा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 3 है ना, तो आप लिखेंगे P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। P2 का वैल्यू आपको 400 दिया हुआ है, V2 आपका कितना है 1.486, माइनस P3 कितना है जी, P3 है आपका 100, V3 कितना निकाले थे आप 4, डिवाइड बाय गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 माइनस 1। अब थोड़ा सा यूनिट चेक कर लीजिए, तो यूनिट भी देखिए सेम वही रहेगा। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पे P2 है, P2 का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 क्या है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो किलो जूल बचा, फिर माइनस करके भी तो वही चीज है, ये भी तो किलो जूल ही रहेगा, तो आपका इसका यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे W23, ये कितना आ जाएगा, देखिए 486 किलो जूल, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 486 किलो जूल इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो 2 प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क निकाल लिया, वर्क ट्रांसफर निकाल लिया। अब एक और प्रोसेस बचा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस और देख लीजिए आप, कौन सा प्रोसेस है जी, फॉर 3-1 प्रोसेस, 3-1 प्रोसेस जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। पीवी डायग्राम बना दीजिए, ये आपका 3 पॉइंट, ये आपका 1 पॉइंट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, फिर वही चीज, इसका एरिया ये होगा, प्रोजेक्ट कर देंगे वॉल्यूम एक्सिस पे, ये वाला एरिया कहलाएगा, एंड दिस एरिया इज W31, W31 ये एरिया हो गया। तो हमें W31 निकालना है। अब आप याद कीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने वर्क ट्रांसफर निकालने का फॉर्मूला बताया था, इनिशियल और फाइनल करके। तो ये 3 पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, एंड 1 पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इनिशियल V इनिशियल, याद कीजिए मैंने बताया था आपको, ln V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल, यही फॉर्मूला था आइसोथर्मल के लिए।
तो चलिए लगा देते हैं ये फॉर्मूला। सो W31 इज इक्वल टू P इनिशियल, यहाँ पे 3 पॉइंट है इनिशियल यानी P3 V3 ln, फाइनल क्या है 1 यानी V1 डिवाइड बाय V3। अब इसका निकालते हैं वैल्यू। P3 आपका कितना था जी 100, V3 कितना था 4, ln V1 कितना है, V1 आपका 1 है और V3 कितना है जी 4। अब देखिए यूनिट तो वही रहेगा, कैसे P3 V3 है किलो जूल, ln के साथ जो है उसका तो कुछ यूनिट होगा नहीं, तो इसका यूनिट किलो जूल ही होगा। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि ln के अंदर जो टर्म है वो 1 से छोटा है, 1/4 है ना, 1 से छोटा है, दैट मीन्स ये निगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -554.5 -554.5 किलो जूल। तो W31 देखिए निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस का हम लोगों ने वर्क ट्रांसफर देख लिया, W12, W23 एंड W31। तो नेट वर्क ट्रांसफर कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आपने देख चुका है, आप देख चुके हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं नेट वर्क ट्रांसफर। सो W नेट क्या होगा, तो W12 प्लस W23 प्लस W31। सो W नेट W12 कितना आया था जी 194.4, W23 कितना था 486 प्लस W31 ये कितना था -554.5 किलो जूल। तो यहां से आपको W नेट कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 125.8 किलो जूल। ये आंसर हो गया नेटवर्क ट्रांसफर। अब आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेटवर्क ट्रांसफर पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, सोचिए, मैंने आपको बताया था जब किसी सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, मतलब ये वर्क डन हमें मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिस्टम के द्वारा जो वर्क हो रहा है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा होगा, सिस्टम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, हमें मिल रहा है ये। ओके, ये बात हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा कंक्लूजन पॉइंट अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेकिन अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। चलिए देखते हैं, मैं बस फिगर बना दे रहा हूं, आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीवी डायग्राम, पहला प्रोसेस देखिए आपका ये है 1 2, सेकेंड प्रोसेस आपका ये वाला है एंड थर्ड प्रोसेस ये वाला है, ये 3 और ये आपको 3 1। ठीक है, यही है। ओके, तो 1 2 का जो एरिया मिला हमें, या 1 2 में जो वर्क हमें मिला वो कौन सा वर्क मिला, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है। 1 2 के लिए हमें ये वर्क मिला, ये सिर्फ 1 2 का मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, बस ध्यान से देखिए। ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं ये किसके लिए है, ये है आपका W12। 1 2 प्रोसेस में जो वर्क हमें मिलेगा वो यही वाला एरिया है, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका W12। ओके जी, चलिए फिर इसके बाद W23 की बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी ये जो आपको एरिया मिल रहा है जी, ये वाला, ये एरिया किसके लिए है, आप बोलेंगे सर एडियाबैटिक के लिए है, दैट मीन्स ये W23 हो गया, W23 हो गया।
और आपने यहां पर जो नेटवर्क निकाला है ये बराबर क्या हो गया है जी, W12 प्लस W23 और माइनस हो गया था ना वहां पे, क्योंकि आइसोथर्मल वर्क आपको नेगेटिव मिला है, तो माइनस W31 है। अब यहां पर आप देखिए फिगर में W12 प्लस W23, देखिए W12 मैंने आपको दिखा दिया, W23 मैंने दिखा दिया, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो पूरा एरिया मिल गया हमें, कंप्लीट एरिया आपको मिल चुका है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि माइनस कर दो बाबू W31, क्योंकि इसका वर्क हमें निगेटिव मिला था, याद होगा आपको, ठीक है। तो इस एरिया को, इस वर्क को माइनस करना है इस दोनों में से, यानी इस दोनों के वर्क यानी एरिया को हम लोगों ने जोड़ दिया तो पूरा एरिया मिल गया हमें, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हमें W31 माइनस करना है, तो यहां पर देखिए W31 मतलब क्या हुआ जी, इसमें से हमें ये वाला एरिया माइनस करना है, ये वाला 31 के नीचे का जो एरिया है यही तो W31 होगा जी, ये W31 हमें माइनस करना है, पूरे एरिया में से ये W31 हमें माइनस करना है। तो क्या बच जाएगा आपको, क्या यहां पे एरिया बचेगा, कौन सा एरिया यहां पर आपको बच जाएगा, सोचिए। आप बोलेंगे कि सर अब ये एरिया बच रहा है, देखिए अच्छे से ये वाला एरिया आपको बच रहा है, बच रहा है कि नहीं जी, ये वाला एरिया आपको बच रहा है, रेड में जो आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ये एरिया आपका बच जा रहा है, यही तो है आपका नेटवर्क, नेटवर्क यही है आपका। यानी जो भी साइकिल वहां पे बन रहा होगा, जो भी क्लोज्ड फिगर बन रहा होगा, उस क्लोज्ड फिगर का एरिया निकाल लीजिए, वही एरिया नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। हो रहा है कि नहीं, आपने W12 प्लस W23 किया आपने, तो ये पूरा एरिया हो गया, उसमें W31 माइनस करना है तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये वाला जो आप रेड रीजन देख रहे हैं, इतना आपको एरिया बच रहा है, और यही तो क्लोज्ड रीजन है। यानी क्लोज्ड रीजन का जो एरिया होगा वही आपका नेटवर्क ट्रांसफर होगा। तो पहला कंक्लूजन पॉइंट यही है, पीवी डायग्राम पर कोई भी फिगर दे दे, कोई भी क्लोज्ड रीजन दे दे, तो उस क्लोज्ड रीजन का जो एरिया होगा वही आपका उस पूरे सिस्टम का नेटवर्क ट्रांसफर होगा, पहला पॉइंट। ओके, अब देखिए ये जो साइकिल आपका था, ये साइकिल है ना, तो ये जो आपका साइकिल है, ये देखिए 1 से 2 गया, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, एंड फिर वापस 3 से 1 हो गया, तो साइकिल फॉर्म कर रहा है। कौन सा साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज साइकिल, तो आप देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, मतलब ये क्लॉकवाइज साइकिल है। तो जब क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें वर्क ट्रांसफर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये सिस्टम वर्क प्रोड्यूसिंग होगा, वर्क आपको देगा, ये वर्क लेगा नहीं, वर्क एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये आपको पावर प्रोड्यूस करेगा, देगा आपको। यानी ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स ऑन पीवी डायग्राम आर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स, ये सेकंड कंक्लूजन हो गया। तो इसका उल्टा कंक्लूजन क्या होगा, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा पीवी डायग्राम पर, वो पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल होगा या वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होगा। तो यही 3 कंक्लूजन यहां पर मेन रूप से देखना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि आज के बाद जब भी आप कोई भी क्लोज्ड रीजन देखेंगे और आपको नेटवर्क पूछ रहा होगा, सिंपल कहने का मतलब है कि जब भी कोई साइकिल आप देखेंगे और उस साइकिल में नेटवर्क ट्रांसफर पूछ रहा होगा, तो आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे, उस क्लोज रीजन का जो एरिया होगा वही आप फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क किसके बराबर होगा जी, एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन के बराबर होगा, एरिया ऑफ क्लोज्ड
रीजन। ये पहला कंक्लूजन हो गया। सेकेंड कंक्लूजन क्या है जी? ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स all clockwise cycles on PV diagram are work producing cycles। ठीक है। फिर थर्ड देखिए, इसका उल्टा कर दीजिए, ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स on PV diagram are work absorbing cycles। यही 3 कंक्लूजन है माय डियर, काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आईईएस एग्जाम हो चाहे गेट हो, ठीक है, तो जनरली आईईएस एग्जाम में क्या करता है, एक फिगर दे देगा आपको, पीवी डायग्राम पे एक फिगर दे देगा, कोई साइकिल दे देगा और पूछेगा कि वहां पे नेटवर्क कितना होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें सिंगल सिंगल नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कंक्लूजन। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, उस क्लोज रीजन का, उस साइकिल का जो एरिया होगा ना, आप वही एरिया निकाल लीजिए और वही एरिया किसके बराबर हो जाएगा, नेटवर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर जितना भी पीवी डायग्राम पे आप साइकिल देखेंगे, यदि वो क्लॉकवाइज साइकिल बना रहा है तो मतलब यह है कि उस सिस्टम से आपको नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन्स कुछ तो मिलेगा आपको वहां से। लेकिन यदि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, जैसे आप पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, आपको वहां पे पावर सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा, क्योंकि वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं, उसको पावर एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जितना भी एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पावर देगा नहीं आपको, वो पावर आपसे लेगा, वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन चैप्टर में जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एनर्जी इंटरेक्शन से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को माय डियर यहीं पे स्टॉप किया जाए। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।